स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लासेस कन्फर्म क्लासेस में। नमस्कार, मैं हूं कन्फर्म क्लासेस से प्रिंस दुबे और आज आपके बीच फिर से लेके आया हूं एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सीरीज। दोस्तों, अभी तक हमने जितनी क्लासेस की है बेहतरीन क्वेश्चन के साथ हमने क्लासों को किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरीन तरीके से, जितने बेहतरीन तरीके से मैं क्वेश्चन आपके बीच लेके आ रहा हूं, आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, उतने ही बेहतरीन तरीके से आप सीख भी रहे होंगे। क्या है दोस्तों, एफर्ट दोनों तरफ से होना चाहिए, तब जाके आप सफलता तक पहुंच पाएंगे। यानी कि कई बार होता है ना कि बच्चे बोलते हैं कि हमारे तो यहाँ से जा रहा है, यहाँ से सिर के ऊपर से जा रहा है। कोई भी चीज अगर आपको कोई टीचर समझाते हैं तो जरूरी नहीं है कि जैसे आपको कोई टीचर समझा रहे हैं और ऊपर से जा रहा है तो टीचर का लेवल ऊपर हो। कई बार ये भी हो सकता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम समझ के लेवल से नीचे हैं। अगर आपके लेवल के यहाँ से जाता है तो आप थोड़ा सा अपना स्तर उठाइए, ताकि आपकी जो वो चीजें समझा रहे हैं वो सीधा यहाँ वार करें, यहाँ आपके माइंड पर। तो वैसे तो ऐसा होगा नहीं कि आपको समझ में ना आए, समझ में आएगा ही, 101% समझ में आपको आएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप जरूर बता दिया करें, तो मैं आपको वह डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अभी मैंने देखा था कि एक क्लास में एक बच्चे का कमेंट आया था कि सर एमपीएसआई के हिसाब से सीरीज भी लेके आइए। तो मैं बता दूं कि प्यारे बच्चे, जो हम ये क्वेश्चन लेके आ रहे हैं यह एसएससी एग्जाम्स के हैं। इसमें एनटीपीसी के 12th लेवल के, जो अभी हाल ही में 12th लेवल है, ग्रेजुएट लेवल है, उस लेवल के क्वेश्चन हम इसमें लेके आए थे। यानी कि जो रेलवे का एग्जाम होता है ना, उसके क्वेश्चन भी इसमें है आपकी सीरीज में। एसएससी एमटीएस का है, एसएससी जीडी कांस्टेबल का है, यानी कि एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन इसमें है। तो अभी जो हाल ही में एमपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर हुए थे, इसके पहले आबकारी के पेपर हुए थे, उसमें कोई खास लेवल तो देखने को नहीं मिला है मैथ और रीजनिंग को लेकर। अगर आप इस लेवल से तैयारी करते हैं, जो लेवल के मैं क्वेश्चन लेके आ रहा हूं, तो डेफिनेटली आप जो अभी एमपीएसआई का एग्जाम होगा उसमें मैथ रीजनिंग अच्छे तरीके से बना पाएंगे। फिलहाल ये मैथ की सीरीज है, आने वाले समय में हम रीजनिंग की सीरीज भी लाने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आप इसमें अपना स्नेह और जो भी सहयोग आप बरसा सकते हैं इन क्लासेस में, तो जरूर आप लोग वो सहयोग को दिखाएं, वीडियो को आगे पहुंचाएं। क्या है, इसे बनाने में जितनी मेहनत लग रही है उस तरीके का भी रिस्पॉन्स हमें नहीं मिल रहा है। तो चलिए, जितने बच्चों का भी रिस्पॉन्स मिल रहा है मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और उनके लिए इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन लाता रहूंगा। चलिए तो फिर देखते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन क्या है। एक विक्रेता क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देता है। लाभ या हानि प्रतिशत आपसे पूछा है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की लगभग हर शिफ्ट में पूछा गया था, आगे भी पूछा जाएगा, और जो भी एग्जाम देने जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन उसमें आते हैं। कैसे करना है, उसने बोला है क्रय मूल्य से, यानी हमें लिख लेना है कि भाई वस्तु का क्रय मूल्य हमने लिख लिया कि 100 है, यानी वस्तु 100 रुपए की थी। क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। आप एक दुकानदार हैं, 100 रुपए की आप कोई एक वस्तु खरीद के लाते हैं, फिर आपने सोचा कि इस पे हमें 20% अधिक अंकित करना है। अंकित करना है मतलब प्रिंट रेट बनाना है, जो पर्ची लगा देते हैं ना वस्तु पर, वह है। तो 100 का 20% होता है 20, यानी कि आप वस्तु का मूल्य रखने वाले हैं 120। यानी कि वस्तु का जो मार्केट प्राइस है, अंकित मूल्य को ही बोलते हैं मार्केट प्राइस, यानी एमपी, विज्ञापित मूल्य, प्रिंट रेट, जो आपको बोलना है वही। अब वस्तु हो गई है 120 की, लेकिन जब भी कोई ग्राहक उसे खरीदने के लिए आता है तो तब आप उसे छूट देते हैं। और याद रखना कि छूट हमेशा दी जाती है अंकित मूल्य पर, कि भैया वस्तु है तो 120 की, लेकिन हम आपको इसमें 20% का डिस्काउंट दे देंगे। यानी कि 120 का 10% होता है 12 और 20% हो जाएगा 24। बात समझ रहे ना? 10% हो गया 12, किसी भी संख्या का 10% निकालना है, पीछे से शून्य हटा दो। तो 10% हो गया 12, 20% हो जाएगा 24, यानी कि आपने 24 रुपए उसको कम कर लिए। तो 120 से 24 गए, यानी कि आपने फाइनली वस्तु को बेच दिया है 96 में, बेच दिया है, यानी कि विक्रय मूल्य। हमसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछा है, साफ दिख रहा है कि 100 की वस्तु को हमने 96 में बेच दिया है, यानी हमें 4 रुपए की हो गई है हानि। 100 पे 4 की हानि मतलब 4% की हानि। 100 पे जितने की गणना करते हैं वही उसका प्रतिशत होता है। जो बच्चे नहीं समझ पाए वो देखो, 4 रुपए की हानि,
लाभ प्रतिशत निकालो या हानि प्रतिशत, हमेशा निकालते हैं क्रय मूल्य पे, और क्रय मूल्य है 100। बन गई भिन्न, ये जो बटे करके होती है वो भिन्न होती है। बन गई भिन्न बनाना है प्रतिशत, गुणा करा दीजिए 100 का। 100 से 100 कट जाएगा, आ गया देखो 4। यहां से पता चल गया कि ये 4 जो है वह हमारी हानि है, तो 4% हानि, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए देखते हैं कि भाई अगला क्वेश्चन क्या है। अरे भाई ये, चलिए राम, श्याम और कार्तिक के बीच 4800 रुपए को 4, 8 और 3 के अनुपात में बांटा गया है। कुल कितने रुपए हैं? 4800। विभाजित किया गया है, श्याम को कितनी धनराशि प्राप्त होगी? देखो है तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन भाई एग्जाम में आया है तो हमें आना चाहिए, कई बच्चों को नहीं आता है। तो उनके हिसाब से यानी प्रश्न के हिसाब से कुल कितने रुपए हैं? 4800। हमारे हिसाब से कुल मतलब राम को मिले हैं 4, जो उनका अनुपात है वही उनका मतलब पैसा है। आपको ये पढ़ना है, ये राम है, श्याम है और कार्तिक है, उनका अनुपात है 4, 8 और 3। यानी राम को मिले हैं 4 रुपए, श्याम को मिले हैं 8 रुपए और कार्तिक को मिले हैं 3 रुपए। तीनों को कितने मिले? 8, 4, 12 और 3, 15। हमारे हिसाब से 15। हमारा तरीका होता है उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से, चाहिए क्या? उनके हिसाब से 4800, हमारे हिसाब से 15। चाहिए है हमें श्याम की राशि, श्याम की राशि है 8। 8 की वैल्यू चाहिए है 15 एकम 15, 15 30 45, बच गया 3, हो गया 30, 15 दूनी 30, शून्य का शून्य, यानी कि 32, 320 गुणा 8 कराएंगे। 8 दूनी 16, 1 8 3 24 और 1 25, शून्य का शून्य, यानी राशि होने वाली है 2560। ठीक है ना? तो सिंपल क्वेश्चन था, आराम से आप इसे सीख गए होंगे। चलिए ये है हमारा अगला क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों हमने पहले इनकी जो पहले हम क्लास लेके आए हैं इसके पहले उसमें भी किया था, और मैंने बताया था कि आपको कि भाई इस टाइप का क्वेश्चन पिछले बार जो एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ था कई शिफ्टों में पूछा गया, और कई बार तो ऐसा भी हुआ है दोस्तों कि एक ही शिफ्ट में 2-2 बार। तो भाई आना चाहिए हमें चक्रवृद्धि ब्याज का। बहुत लंबा सा क्वेश्चन है, लेकिन इतना लंबा इसका सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। कैसे करना है तो मैंने आपको बताया था, सिंपल सा क्वेश्चन कि महेश के पास इतने रुपए हैं, उसने इसे अपने बेटे विजय और अजय में बांट दिया है और 10% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश करने को कहा। बाद में यह देखा गया है कि विजय और अजय को क्रमशः 15 और 16 वर्षों के बाद समान राशि मिलती है। यानी कि कॉन्सेप्ट ये है कि भाई रुपए तो ये है, इसको 2 बेटों में इस तरीके से बांटा गया है कि जब वो 15 और 16 साल बाद दोनों निकाल ले जाएंगे तो दोनों को बैंक से समान राशि मिलेगी, यानी कि समान मिश्र धन मिलेगा। दोनों को एक समय में समान ब्याज मिला है, मतलब ब्याज नहीं, दोनों को एक समय बाद जो राशि लेने गए हैं दोनों को बैंक से समान धन प्राप्त हुआ है, समान मिश्र धन मिला है। जो बैंक से मिलता है मूलधन और ब्याज मिला के उसे बोलते हैं मिश्र धन। तो इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपको कैसे करना है, सबसे पहले उठाना है आपको दर को। 10% का मतलब होता है, इसको बना लो भिन्न 1/10, यानी 10 की राशि पर 1 रुपए ब्याज मिलेगा, राशि हो जाएगी 11। ठीक है, यानी एक को मिलेंगे 10 रुपए, एक को मिलेंगे 11 रुपए, इस तरीके से आपको लिख लेना है। और उसके बाद आपको देखना है कि यहाँ लिखा है 15 वर्ष बाद और यहाँ लिखा है 16 वर्ष बाद, इन दोनों के बीच का गैप। तो आप कहेंगे सर गैप 1 का है, जितने का गैप है उतने की पावर लगा दो। अगर 2 का गैप होता तो 2 की पावर आती, 3 का गैप होता तो 3 की पावर आती। 10 पे 1 की पावर लगाओगे यहाँ 10 आ जाएगा, 11 पे 1 की पावर लगाओगे यहाँ 11 आ जाएगा। यह हो गया दोस्तों हमारा मूलधन का अनुपात। लेकिन किसको कितना देना है ये हमें समझना होगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जिसके पास कम समय है उसको देते हैं ज्यादा रुपए, क्योंकि उसको 15 साल में ही उतना ब्याज लेना है जितना दूसरा 16 साल में लेगा। जिसके पास समय कम है उसको इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा, तभी तो वो है उसके बराबर ब्याज यानी मिश्र धन प्राप्त कर पाएगा। ठीक है ना? और जिसके पास ज्यादा समय है उसके पास कम पैसा दे दो। भाई आपको 20 साल का ब्याज चाहिए है, आपके पास 20 साल है इन्वेस्ट करने के लिए, थोड़ी कम राशि इन्वेस्ट करोगे तब भी आपको अच्छा खासा ब्याज मिल जाएगा। लेकिन एक भाई के पास 10 साल है, उसको आपके जितना ब्याज चाहिए, तो भाई वो क्या करेगा? ज्यादा राशि इन्वेस्ट करेगा। बात समझ रहे हैं ना? तो याद रखना है जिसके पास कम समय है उसको ज्यादा धन देना है। तो 10 और 11 में से ज्यादा धन किसका है?
किसको दोगे? इसको, पहले वाले को, यानी किसको? विजय को। तो भाई हमें यहाँ लिखेंगे कि हमारे पास है विजय और अजय। तो विजय के पास है 15 साल, जिसके पास कम समय है उसके पास जाएगा ज्यादा रुपए यानी कि 11, और अजय के पास ज्यादा समय है तो इसको जाएगा कम पैसा यानी कि 10। तो दोनों को कुल मिला के मिला है 21। उनके हिसाब से दोनों को, ये मूलधन का अनुपात है, उनके हिसाब से दोनों को मिला है 1617 रुपए, हमारे हिसाब से दोनों को मिला है 21। क्या चाहिए है? विजय को कितनी धनराशि मिली? विजय को मिली है 11, यानी 11 की वैल्यू चाहिए। 21 से अगर नहीं काट पाओगे तो 7 से काट लेना है। 7 तिया 21, 7 दूनी 14 बचा 2, 7 तिया 21, 7 एकम 7, 3 से चला जाएगा 3 एकम, 30 आते 21, 30 आते 21, 77 गुणा 11 कराना है। 11 साते 77, यहाँ 7 आएगा, 11 साते 77 और 7 हो गया 84, यानी आंसर होने वाला है 847, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना? तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। याद एक ही बात रखनी है कि जिसके पास कम समय है उसको ज्यादा रुपए दे दो, जिसके पास ज्यादा समय है उसको कम रुपए दे दो। कहीं भी नोट करके लिख लो, 2-4 बार करोगे याद रहेगा। ठीक है ना? चलिए, यदि एक बेलनाकार पाइप का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल हमें दिया है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हमें दिया है सेंटीमीटर 2 है और इसका व्यास, ये सेंटीमीटर 2 नहीं है दोस्तों, यहाँ पे मिस्टेक होगी, वर्ग सेंटीमीटर होगा। क्षेत्रफल क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर में लिखते हैं, और इसका व्यास 5 सेंटीमीटर है। तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। लंबाई मतलब ऊंचाई के बारे में आपसे पूछ रहा है। ठीक है ना? तो देखो, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है 3D का, वैसे तो आपको इनके जो सूत्र होते हैं वो याद होने चाहिए, लेकिन मैंने इनकी एक क्लास बनाई थी कि अगर आपको 2D के सूत्र याद है, यानी कि आपको क्षेत्रफल और परिमाप पता है, तो किसी भी आकृति का आपको वक्र पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ या आयतन याद नहीं करना पड़ेगा। आपकी एक ही समझ काम करेगी। जब भी किसी आकृति का आप क्षेत्रफल निकालते हैं तो आप क्या करते हैं? लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर कोई गोल आकृति है उसका क्षेत्रफल जब आप निकालते हैं, जैसे कि वृत्त का, उसका होता है पाई आर स्क्वायर, उसका परिमाप निकालते हैं 2 पाई आर। तो 2D के बस आपको याद करना है, 3D के आपको मैं खुद से ही करा दूंगा, आप खुद बना लेंगे। लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है, अभी तो हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करते हैं? हमें दिया है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या है? बेलन। ये इस तरीके से होता है बेलन, ये लो तरीके से बना ही लेते हैं अपन कि भाई बेलन होता कैसा है। ऐसा होता है बेलन, ये लो, यही होता है हमारा बेलन। उसने बोला है वक्र, वक्र का मतलब होता है घुमावदार, वक्र, कर्व। अभी आप कर्व्ड स्क्रीन का फोन चला रहे हैं ना, यानी कि घूमी हुई, तो घूमी हुई आकृति को बोलते हैं वक्र। तो वक्र पृष्ठ यानी चारों तरफ का, तो चारों तरफ क्या होता है? जब भी चारों तरफ की बात हो, यानी बात हो रही है परिमाप की, तो किसी भी आकृति का आपको वक्र पृष्ठ चाहिए है तो याद रखना है मेरी बात कि आधार का परिमाप, यानी कि नीचे कौन सी आकृति बनी है उसका परिमाप गुणित ऊंचाई कर दो। तो इसके आधार पे बन रहा है वृत्त, तो वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, हमेशा गुणा करा दो ऊंचाई का, गुणा h। लो भाई, बन गया वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ बन गया, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ गया। आधार का परिमाप, क्यों? क्योंकि वक्र मतलब चारों तरफ, चारों तरफ मतलब परिमाप, आधार का परिमाप 2 पाई आर, आधार पर वृत्त बनाना, वर्ग बना होता तो वर्ग का परिमाप लिख देते, गुणा ऊंचाई। ठीक है ना? तो 2 पाई आर एच हमें दे रखा है, कितना दिया है? 44,000 वर्ग सेंटीमीटर। 2 का 2 लिखेंगे, पाई की जगह उसने बता दिया है कि भाई आप 22/7 लिख लेना। आर हमें पता नहीं है, लेकिन हमें व्यास पता है। व्यास है 5 सेंटीमीटर, तो व्यास का आधा होता है त्रिज्या, व्यास की आधी आपको कर देना है, यानी 5 है तो 5 का आधा 5/2, कट जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इतना ही लिख देना। व्यास का आधा, किसी भी संख्या का आधा करते हैं तो बटे 2 लिखते हैं, यानी 2 से भाग करने पे संख्या हो जाती है आधी। गुणित ऊंचाई, ऊंचाई हमें दी है, दी नहीं है, ऊंचाई हमें बतानी है, यहां लिखेंगे 44,000। बस काटा पीटी कर लो, हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। अब नहीं कट रहे हैं, यानी कि यहां h बराबर, ये देखो 44,000
गुणित 22 गुणा 5, 22 गुणा 5, ये जो ऊपर था पक्षांतर करोगे नीचे आ जाएगा, और ये जो नीचे की संख्या थी पक्षांतर उस साइड ले जाओगे तो ऊपर आ जाएगी। 22 एकम 22, 22 दूनी 44, 3 शून्य के 3 शून्य हो गया ना। 5 एकम 5, 5 चौक 20, 2 शून्य के 2 शून्य, 4 सत्ते 28, 2 जीरो के 2 जीरो, 2800 सेंटीमीटर। सर ये तो ऑप्शन में ही नहीं है। ऑप्शन में इसलिए नहीं है क्योंकि ये है सेंटीमीटर में, तो यहां भी वैल्यू जो आएगी वो सेंटीमीटर में आएगी, लेकिन उसने हमसे पूछा है मीटर में। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, या 100 सेंटीमीटर मिलके 1 मीटर बनाते हैं, तो 2800 सेंटीमीटर मिलके 28 मीटर बनाएंगे। या फिर जब भी सेंटीमीटर को मीटर बनाना हो तो भाग कराते हैं 100 से, 2 शून्य से 2 शून्य कट गए, ये बन गया अपना 28 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। कहाँ का क्वेश्चन है? एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और जो भी बच्चे एसआई के लिए बोल रहे थे उनका काम इसी सीरीज से चल जाएगा, चल नहीं जाएगा, दौड़ जाएगा। और भी जो अच्छे क्वेश्चन होंगे आपके लेवल के, जरूर मैं उन्हें लाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है, जरूर देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। आईएमपी टिक कर दो इसे। वैसे तो सारे ही आईएमपी हैं, लेकिन ये ज्यादा आईएमपी है। 30 विद्यार्थियों की एक कक्षा एक परीक्षा देती है, 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर है 80। टोटल बच्चे हैं 30, 12 बच्चों का औसत हमें दे रखा है 80 है, हो गया। और बाकी का औसत स्कोर 70 है। बाकी मतलब कितने? अरे भाई 30 में से 12 हमने लिख लिए हैं, बचे कितने? बचे हैं 18। तो 18 बच्चों का औसत स्कोर है 70। अब हमसे पूछ लिया है पूरी कक्षा का औसत। जब भी सभी का आपसे औसत पूछे तो आपको डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करना है, यानी कि आपको अपने मन से ही सोच लेना है कि औसत क्या है, जो मर्जी हो वो सोच लो, और हमेशा सोचना है इन्हीं में से एक, ताकि आपका एक साइड का कैलकुलेशन बच जाएगा। तो इस तरीके से हम औसत निकालते हैं कि भाई 12 संख्याओं का औसत तो 80 हो गया, 30 में से 12 बच्चों का औसत 80 है, बाकी यानी बाकी बचे कितने? 18, 18 का है 70। सभी का कैसे निकालेंगे? बिल्कुल गुणा भाग कराने की जरूरत नहीं है, ज्यादा कोई हैवी कैलकुलेशन लाने की जरूरत नहीं है, दोनों में से एक औसत मान लो। और एक अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, चाहे आप इन संख्याओं का औसत निकालो 12 और 18 का, चाहे इनके अनुपात का, तो भलाई है इनके अनुपात बनाने में। 6 दूनी 12, 6 ती 18, यानी कि 12 और 18 का औसत निकाल लो, या इनके अनुपात 2 और 3 का, बात एक ही है। कितना अच्छा तरीका रहेगा। और हमने मान लिया कि हमने बोल दिया अपने मन से कि सभी का औसत है 80, सभी का औसत है 80। तो ये 80 से कितना कम है कितना ज्यादा है? तो ना कम है ना ज्यादा, यानी कि शून्य, तो यहाँ कोई कैलकुलेशन नहीं। फिर हमने देखा कि सर ये 80 से कम है, बोले कितना कम है? बोले 10 कम है। 10 कम है कितने लोगों पे? 3 पे, क्योंकि ये है दोस्तों औसत। औसत, औसत मतलब हर एक की वैल्यू, हर एक में 10 की कमी है, और ऐसे 3 बच्चे हैं तो 10 तिया 30 की कमी, यहाँ शून्य और यहाँ 30, शून्य और 30 का हम कैलकुलेशन करेंगे कि शून्य और 30 को आपस में घटाएंगे, क्या आएगा? 30 ही आएगा। यानी कि ये भाई यहाँ शून्य की कमी, यहाँ 30 की कमी, यहाँ शून्य का अंतर है, यहाँ 30 कम है, तो ओवरऑल कितना कम है? 30 कम है। कितना कम है? 30 कम है, यानी कि हमारे औसत में 30 की कमी होगी। हमने औसत कितना मांगा है? कितना माना है? 80। 80 में 30 की कमी, लेकिन ये 30 की कमी ये तो सभी पे करना है ना, उसने कहा ना पूरी कक्षा का, पूरी कक्षा, इस 30 का फर्क पड़ेगा पूरी कक्षा पर। तो कक्षा में कुल कितने लोग हैं? 2 यहाँ थे, ओरिजिनल संख्या से कोई लेना देना नहीं, 2 यहाँ थे 3 यहाँ है, तो पूरी कक्षा में लोग हैं 5, यानी कि इस 30 का फर्क पड़ेगा 5 लोगों पे। तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30, यानी कि औसत, औसत मतलब हर एक, 5 लोगों में 30 की कमी, तो हर एक में कितने की कमी? 5 लोगों में 30 की कमी, तो हर एक में 6 की कमी। हर एक का मतलब ही होता है औसत, यानी हमने औसत माना था 80, 80 में 6 की कमी हो जाएगी, तो नया औसत यानी कि सभी का औसत हो जाएगा दोस्तों 74, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना।
तो बढ़िया, दोनों में से एक कोई संख्या ले लो, यहाँ तो 0 ही आ जाएगा, दूसरी साइड कम आता है तो कम करते हैं, ज्यादा आता है तो ज्यादा। लेकिन याद रखना 30 की कमी कितने लोगों पे, 2 और 3 टोटल 5 लोगों पे, सभी पूरी कक्षा पर फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से सभी का औसत निकालते हैं। चलिए 4% वार्षिक ब्याज दर पर 2500 रुपए की राशि 4 वर्षों के लिए उधार दी गई, साधारण ब्याज रुपए में ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज मैंने कई बार बता दिया आपको, ब्याज होता है साधारण ब्याज दर गुणा समय। 1 साल का 4%, तो 4 साल का कितना होगा, बोले 16%। 4 साल का 16%। किसी भी संख्या का 10% चाहिए है, पीछे से शून्य हटा दो। इस संख्या का 10%, इस संख्या का 10% है 250। अब 10% 250 है तो 5% आधा होगा, यानी 125। भाई 10% हो गया 250, 5% हो गया 125, हो गया, इतना मिल गया। सर हमें तो 16 चाहिए, अभी हुआ है ये देखो 10%, ये हो गया अपना 5%, हो गए 15, 1% और चाहिए। तो भाई 1% निकालना भी आसान है, किसी भी संख्या का 1% चाहिए, पीछे से 2 शून्य हटा दो, तो आ गया यहाँ पे 25। जोड़ लो भाई, 125 और 25 कितना हो गया 150, 250 और 50 300 और 100 400, यानी रुपये आ गए 400। 400 रुपये आपका हो गया क्या, साधारण ब्याज। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो, और नहीं तो आप फिर डायरेक्ट निकाल लो भाई, अगर आपको लिखने का शौक है। 2500 का दर गुणा समय, 4 चौके 16%, 16% हटाओगे नीचे 100, ये लो 25 छक्के या 16 पंचे 80 का शून्य, यहाँ आएगा 8, 16 दूनी 32 और 8 हो गया 40, ये लो 400। मैंने आपको तोड़ तोड़ के बताया है, भाई सीखना तो पड़ेगा ना। तो 10% निकाला, फिर 10 पता है तो 5 मालूम है, और किसी भी संख्या का 1%, तो तोड़ तोड़ के भी कर लो। तो आंसर है 400, ठीक। ट्रेन का क्वेश्चन है, 725 मीटर लंबी एक ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को 48 सेकंड में पार कर जाती है। ट्रेन की गति याद कीजिए। गति बता के गति पूछता है, कैसे, कोई सूत्र याद नहीं करना है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझो। जब ट्रेन किसी खंबे को, किसी सिग्नल पोस्ट को, किसी व्यक्ति को पार करती है, तो ट्रेन व्यक्ति को नहीं बल्कि खुद की लंबाई के बराबर चलती है। जब ट्रेन, जैसे ट्रेन की लंबाई 200 मीटर है ना, तो जब ट्रेन 200 मीटर चल जाएगी तब कहा जाएगा कि उस ट्रेन ने व्यक्ति को पार किया है। और जब ट्रेन किसी रेलगाड़ी को, किसी सुरंग को, किसी पुल को या किसी प्लेटफार्म को पार करती है, तो इनकी खुद अपनी एक लंबाई होती है। ट्रेन जब किसी को भी पार करती है तो खुद की लंबाई तो चलेगी, तो ट्रेन खुद की लंबाई, और अगर दूसरी रेलगाड़ी को पार कर रही है तो प्लस उसकी लंबाई के बराबर चलेगी। यानी कि ट्रेन ने अगर पार किया है, पार किया है, उसने कहा ना पार करती है, तो ट्रेन को चलना पड़ा है 725 मीटर यहाँ, और दूसरी ट्रेन की लंबाई 235 मीटर यहाँ, यानी कि 725 और 235, दोनों को पहले तो आप जोड़ लो, 5 और 5 10, 1 3 2 5 और 1 6, 7 और 2 9, यानी कि ट्रेन को चलना पड़ा है 960 मीटर। मानते हैं ना बात को, 960 मीटर ट्रेन को चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा, अरे भाई उसने कहा ना पार किया है, तो 750 मीटर लंबी ट्रेन 235 मीटर लंबी सुरंग को पार कर रही है, तो उसकी लंबाई के बराबर ट्रेन को दौड़ना पड़ेगा। ये होता है कॉन्सेप्ट। और ये भी उसने बता दिया है भैया कि 48 सेकंड में पार किया है, तो 960 मीटर चली है 48 सेकंड में। तो भाई यही तो चाल लिखी है। कैसे भाई, चाल 2 प्रकार की होती है, किलोमीटर प्रति घंटे और मीटर प्रति सेकंड, ये तो आपको मालूम होगा। तो 48 सेकंड में 960 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना, तो बताया था कि भाई 5 पेन 50 के, तो 1 पेन कितने का, तो आपने निकाला था 1 पेन 10 का, कैसे, भाग करके। ज्यादा की वैल्यू मालूम है, 1 की निकालते हैं तब कराते हैं भाग। 48 सेकंड में 960 मीटर, तो 1 सेकंड में कितना, 960 बटे 48, ये मीटर है, ये सेकंड है, तो हो गई ना मीटर प्रति सेकंड। तो चाल बता के ही चाल पूछा है, लेकिन पूछा है किलोमीटर प्रति घंटे में। उसने कहा है किलोमीटर
प्रति घंटे में, तो मीटर प्रति सेकंड में तो उसी ने लिख के दी थी। 960 मीटर 48 सेकंड में काटना है, काट लो। 48 एकम, 48 दूनी शून्य का शून्य, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड, यही तो चाल है। लेकिन बस चाल हमें चाहिए है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो गुणा कराते हैं 18/5 का। 5 एकम 5 चौक 20, 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटे ट्रेन की चाल आ गई। तो चाल बता के चाल पूछता है भाई, मीटर प्रति सेकंड में दिया था, सिर्फ काटना था। ठीक है ना। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट कि भाई 72 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी चाल आ गई। एक व्यापारी के पास 5000 किलो बासमती चावल है। वाह भाई। वह इस बासमती चावल का कुछ भाग को 20% लाभ पर, शेष को 35% लाभ पर बेचता है। पूरे लेन देन में उसे 29% का लाभ होता है, पूरे टोटल। तो मैंने आपको बताया था कि एलिगेशन कहाँ कहाँ लगता है। जब आपके पास दो कैटेगरी होती है, इनके पास दो प्रकार का चावल है भाई, है तो चावल, उसने उसको दो प्रकार का बना के बेचा है, इसको 20% लाभ पर, एक को 35, 20, 35, और फिर दोनों का मिला के भी रिजल्ट दिया है। पूरी अंकगणित में दो प्रकार की कैटेगरी हो आपके पास, एक 29 वाला, एक 35 वाला, चाहे प्रतिशत का हो, लाभ हानि का हो, मूलधन यानी चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, कहीं का भी। दो प्रकार की कैटेगरी, साधारण ब्याज में भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में तो नहीं मिला अभी। तो एक कैटेगरी यहां लिखते हैं, एक यहां लिखते हैं, और दोनों को मिला के लिखते हैं बीच में, और इस तरीके से सॉल्व करते हैं, उसको बोलते हैं एलिगेशन। एक कैटेगरी है 20% लाभ वाली, यहां लिखोगे 20। और डिटेल में आपको समझना है और भी इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं तो हमारे चैनल पर लाभ हानि में इसका आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। वहां लगभग 6-7 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 20% वाली, दूसरी है 35% वाली, और दोनों पर उसने कहा ना पूरे लेन देन पर, पूरे पर, इस भाग पर और इस भाग पर टोटल मिला के हुआ है 29। इन दोनों का जो टोटल होता है वो लिखते हैं यहाँ। मैं आपसे कहता हूं सब जगह प्रतिशत है, प्रतिशत प्रतिशत प्रतिशत, कोई काम का नहीं, लिखने की जरूरत नहीं थी, कट गए। एक पर 20% वाला हो गया है और एक भाग है 35% वाला, और दोनों का मिला के दिया है 29%। तो जो दोनों का मिला के दिया होता है, दोनों का औसत, वह लिखते हैं बीच में, और इस तरीके से लगा देते हैं एलिगेशन क्रॉस में। तो 35 से 29 गया, यहां आ जाएगा 6। अब 20 से 29 नहीं गया, कोई बात नहीं, 29 से 20 चला जाएगा। अंतर लिखते हैं दोस्तों, अंतर, अंतर का मतलब होता है बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना। यहां जाएगा 9, कटता है काट लो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, अनुपात आ गया भाई। अनुपात से क्या हो जाएगा, अरे भाई सीधा सीधा पढ़ दो आप कि 20% वाला जो चावल है वह है 2, और 35% वाला जो चावल है वह है 3। इस तरीके से टोटल चावल की मात्रा जो हो गई वह हो गई हमारी 5। उनके हिसाब से कुल मात्रा है 5000, हमारे हिसाब से कुल मात्रा है 5। यह अनुपात आ गया। बेचे गए चावल की क्रमशः मात्रा कितनी है, क्रमशः मतलब जैसे उसने बेचा है 20% और 35, तो 20% वाला है 2 और 35% वाला है 3, यानी हमें 2 की वैल्यू चाहिए है और 3 की वैल्यू चाहिए है। काट दो, 5 से जाएगा 1, 3 शून्य का 3 शून्य, 1000 दूनी यानी कि 2000, इसकी वैल्यू चाहिए है 2 से गुणा करा दो, इसकी वैल्यू चाहिए है तो 3 से गुणा करा दो, यानी आंसर हो जाएगा 2000 किलो और 3000 किलो। कहाँ है भाई, ये रहा, 2 और 3। ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को एलिगेशन से कर देना है। ठीक, चलिए। एक व्यक्ति 8% साधारण ब्याज देने वाले बैंक में 2500 रुपए जमा करता है। वह पहले वर्ष के अंत में 1000 रुपए किसमें से, मिश्र धन से निकाल लेता है। जरूरत पड़ गई होगी भाई, 4 वर्षों के बाद उसका शेष कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, देखो एमटीएस का क्वेश्चन है तो सिंपल, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अच्छा है, भाषा अच्छी है। चलिए, 8% के हिसाब से वह पहले वर्ष के अंत में 1000 रुपए लेके आ गया है मिश्र धन।
तो पहले आप 1000 मतलब 1 साल का हिसाब किताब बना लो। राशि कितनी थी? राशि थी 2500 रुपए। 1 साल के लिए उसने जमा किया है, देखो वह पहले वर्ष अंत में, पहले वर्ष के अंत में, मतलब 1 साल का ब्याज उसमें जब जुड़ गया था, कितना ले आया था? मिश्र धन से 1000 रुपए ले आया था, यानी कि 2500 का 1 वर्ष का चाहिए है 8% चाहिए, बोलो चाहिए ना 8%? तो 1 साल का पहले आप इसमें ब्याज शामिल करो। तो किसी भी संख्या का 1% चाहिए तो पीछे से 2 शून्य हटा दो, यानी 1% है 25, तो 8 हुआ कितना? अरे भाई 1 की वैल्यू 25 है तो 8 की होगी 200, यानी 200 रुपए आपको और मिल जाएंगे, यानी कि राशि हो जाएगी 1 साल बाद 2700। बोलो सही है? जी सर सही है, यही है मिश्र धन। 1 साल बाद का 2500 मूलधन था, 1 साल में 2500 का 8%, 200 रुपए ब्याज मिल जाएगा। तो मूलधन और ब्याज ही तो होता है मिश्र धन। 2700 रुपए हो गए। इसमें से उस व्यक्ति ने 1000 रुपए निकाल लिए, निकाल दो, ले जाओ। अब बैंक में पैसा बचा है 1700 रुपए। 4 वर्षों के बाद उसका शेष कितना होगा? टोटल 4 साल का हिसाब किताब है, जिसमें से 1 साल तो बीत गया भैया। टोटल 4 साल का पूछा है, 4 वर्षों के बाद शेष कितना होगा, कितने रुपए बच पाएंगे? तो भाई 4 साल के लिए जमा किया था, 1 साल बाद तो आप 1000 रुपए ले गए, यानी 4 में से 1 साल बीत गया है, तो बचे कितने साल है? 3। यहां गणना आपको करनी है 3 साल की, यानी कि अब आपको ब्याज मिलेगा, अब आपको ब्याज जो मिलेगा वह मिलेगा 1700 पे। 1700 पे आपको ब्याज मिलेगा, कितने साल तक मिलेगा? 3 साल तक। और 1 साल की दर है 8%, तो 3 साल की होगी 24%। बात समझ रहे ना? 1700 पे आपको 24% का ब्याज मिल जाएगा, क्योंकि आपने बैंक में जमा किए हैं 1700 रुपए। अब उसके बाद आप ले आए थे ना पैसे, तो 1700 पे आपको ब्याज मिलेगा। 2 शून्य से 2 शून्य आपके यहाँ पे कट जाएंगे, 17 चौके हो जाता है 68, यहाँ आ जाएगा 6, 17 दूनी 34 और 6 हो गया 40, यानी कि आपको 408 रुपए ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? ब्याज। तो राशि आपकी कितनी हो जाएगी? उसका शेष कितना होगा? 1700 रुपए थे आपके बैंक में, 408 रुपए आपको मिल गया है ब्याज, तो आपकी राशि हो गई है 17,421,108 रुपए, यानी यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, 2108 रुपए। तो समझने वाली बात थी। बच्चे कई बार जल्दबाजी में हो सकता है यहाँ 4 वर्ष का निकाल दे, तो याद रखना है कि 4 में से 1 साल तो बीत गया था जब वह 1000 रुपए ले गया था। ठीक, चलिए। 20 महिलाओं के एक समूह का औसत वजन 58.5 किलोग्राम है, किलोग्राम गणना किया गया था, और बाद में यह पता चला कि उनमें से एक महिला का वजन 35 किलोग्राम पढ़ा गया था, जबकि उसका वास्तविक वजन 65 किलोग्राम था। भाई कर दी ना गलती, जब वो औसत निकाल रहे थे तो पढ़ना था 65, पढ़ दिया है 35। गलती वाले, जब गलत संख्या का औसत निकल जाए। ऐसे करके मैंने अपने चैनल पर इसकी क्लास बनाई है। इसकी क्लास में मैंने जितनी मिस्टेक हो सकती थी उसमें करा दी। जब गलत संख्या का औसत निकल जाता है तो सही कैसे करते हैं, इस पर बेहतरीन क्लास मैंने बनाई है। अगर आप चाहें, जोर जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है, अगर आप चाहें, आपको समझना है और अच्छे तरीके से, तो एक बार क्लास देख लो, तो इस तरीके के क्वेश्चन में कभी आपका पेन नहीं रुकेगा। ठीक, चलिए। अब भाई आप ही बताओ, 35 पढ़ लिया है जो कि गलत है, सही तो है उसका 65, तो भाई गलती सुधारनी है। अब कैसे सुधारनी है? मान के चलो आपको किसी के 65 रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं? 65, और आपने दिए हैं 35, आपने दिए हैं 35। तो ये गलती आप कैसे सुधारोगे? आप कहोगे भाई मेरे गलती सुधारने के लिए आप 30 रुपए और ले जाओ, यानी 30 से बढ़ा लो, यानी कि 30 हमें उनके और देना है। हमें पढ़ना था 65, हमने ले लिया है 30, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो गलती। गलती सुधारने के लिए क्या करें? 35 को 65 बना लो भाई, 65 ही तो बनाना है, यानी कि 30 और शामिल कर लो, यानी कि औसत बढ़ जाएगा 30 से, यानी कि समूह में
30 की वृद्धि होगी, और औसत मतलब होता है हर एक की वैल्यू। तो 30 की वृद्धि होगी हर एक पर, औसत मतलब हर एक। 30 की बढ़ोतरी होगी हर एक पर, यानी कि कुल कितने लोग हैं 20। 20 लोगों में 30 की वृद्धि होगी तो हर एक के खाते में कितना जाएगा, 20 लोगों में 30 रुपए बांटना है, तो हर एक को कितना मिलेगा 30/20। एक की वैल्यू निकालते हैं तब भाग कराते हैं ना, औसत मतलब हर एक की वैल्यू। 30 रुपए बांटना है, 30 की वृद्धि कराना है, कितने लोगों पे 20 लोगों पे। शून्य से शून्य कट जाएगा, यहां आ जाएगा 1, 2 एकम 2 बचा 1 रखा दशमलव, हो गया 10, 2 पंचे 10, यानी कि 3/2 का मतलब होता है 1.5, 3 का आधा 1.5, ऐसे सीखना है आपको, यानी कि 1.5 से वृद्धि हो जाएगी। 58.5 था औसत, इसमें आपको 1.5 से वृद्धि कर देनी है। 58 और 1 हो गया 59, 59.5 और आधा और जुड़ गया तो टोटल हो गया ना 60, तो नया औसत है 60। और आप चाहें तो यहाँ जोड़ सकते हैं, 5 और 5 10, यहाँ 1, 8 और 1 9 और 1 10, यहाँ 1 5 और 1 6, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद शून्य होता है, कोई काम का नहीं होता है। आ गया 60 किलोग्राम नया औसत, ठीक है ना। चलिए, सुनील, बसित, विक्रम और कुलदीप को वेतन 3 7 8 13 के अनुपात में मिलता है। यदि सुनील और बसित के वेतन में 2000 का अंतर है तो विक्रम और कुलदीप के वेतन में कितना अंतर है। अरे भाई, अपने पास ब्रह्मास्त्र है, उनके हिसाब से बटे अपने हिसाब से गुणा चाहिए क्या। उनके हिसाब से अंतर दिया है 2000, उनके हिसाब से अंतर दिया है 2000। किसका अंतर है, सुनील और बसित के वेतन का। सुनील, बसित, विक्रम, कुलदीप लाइन से ही तो लिखा है, यानी कि सुनील का वेतन है 3, बसित का वेतन है 7, अंतर कितने का है, आप कहेंगे सर 4 का। उनके हिसाब से 2000 का अंतर है, हमारे हिसाब से 4 का अंतर है, सुनील और बसित के वेतन में। विक्रम और कुलदीप के वेतन में कितना अंतर है, विक्रम और कुलदीप तीसरे नंबर और चौथे नंबर वाला, विक्रम का है 8, कुलदीप का है 13, अंतर कितने का है 5 का, यानी हमें बताना है 5 की वैल्यू। 4 एकम 4, 4 पंचे 20, 200 का 200, पचम 2500, कहाँ है भाई, ऑप्शन नंबर डी, आंसर आ गया। कहाँ का क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, MTS 2024 का। अच्छे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। चलिए, इस तरीके का एक क्वेश्चन मैं पहले भी लेके आ चुका हूं आपकी क्लास में, फिर से लेके आया हूं ताकि आपको चीजें ना रिकॉल होती रहे। ठीक, अमित 5400 रुपए और गोपाल 9400 रुपए, 9400 रुपए समान साधारण ब्याज दर से निवेश करते हैं। 6 वर्षों के अंत में गोपाल को अमित से 960 रुपए अधिक ब्याज मिलता है। प्रति वर्ष ब्याज दर प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। उसने बताया है कि गोपाल को अमित से 960 रुपए ज्यादा मिलते हैं। भाई, अमित जो है उसने इन्वेस्ट किया है 5400, उसका दोस्त गोपाल है उसने इन्वेस्ट किया है 9400, और उसने बता भी दिया है कि दोनों ने 6 वर्षों के लिए किया है और दोनों की दर है समान। अब जब दर भी समान है, समय भी समान है, उसके बाद भी ब्याज एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि गोपाल को पैसे ज्यादा मिलने का कारण है कि उसने ज्यादा इन्वेस्ट किया है। बाकी दर भी वही है, समय भी वही है, यानी मिलना तो दोनों को एक ही सा ब्याज है। अगर समान राशि दोनों ने इन्वेस्ट की होती तब उसको अधिक ब्याज मिल रहा है क्योंकि उसने अधिक मूलधन लगाया है। सर कितना अधिक लगा दिया है, तो यहाँ देखो, 9400 में से 5400 गया तो यहाँ आ गया 4000, 4000 रुपए एक्स्ट्रा इन्वेस्ट किया है इसलिए तो ब्याज मिला है। लेकिन सर ये तो 6 वर्ष का है, दर होती है वार्षिक, तो भाई आपको लिखना है यहाँ पे दर वार्षिक है तो ब्याज आपको वार्षिक ही लिखना है, यानी कि 6 वर्ष, 6 वर्ष का ब्याज हमें दे रखा है 960 रुपए, तो दर वार्षिक होती है तो हमेशा 1 वर्ष का ब्याज लिख लेना। 1 की वैल्यू चाहिए है, 6 वर्ष का ब्याज मालूम है, 1 वर्ष का निकालना है तो 1 की वैल्यू निकालते हैं तब कराते हैं भाग। 6 एकम 6 बचा 3 हो गए 36, 6 6 36, शून्य का शून्य, यानी कि 160 रुपए प्रति वर्ष ब्याज मिला है अधिक। क्या मिला है, अधिक, उसने देखो कहा है अधिक। 160 रुपए हर वर्ष अधिक मिलता है क्योंकि उसने 4000 रुपए अधिक इन्वेस्ट किए, तो 160 रुपए ब्याज मिला है किस पर,
4000 पर। ब्याज मिलता है हमेशा मूलधन पर। बन गई भिन्न, बनाना है प्रतिशत, गुणा कराएंगे 100 का। किसी भी भिन्न को प्रतिशत में बदलना हो 100 से गुणा करा दो। 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 4 एकम 4 चौके 16, यानी कि आंसर होने वाला है 4%। ऑप्शन नंबर बी। एसएससी जीडी 2025 सीख के जाओ, 2026 में आपका नाम आएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज हम इतने ही क्वेश्चन लेके आए थे आपके बीच। लगभग इतने ही क्वेश्चन ला पाते हैं अभी तो करते रहिए मेहनत और अपना लेवल बढ़ाते रहिए इसी तरीके से। और ये लेवल बढ़ाने का क्रम लगातार जारी रहेगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा। उसके बाद हम एमपी कांस्टेबल के लिए भी इसी तरीके की सीरीज लेके आएंगे। तो चलिए फिर अच्छे तरीके से पढ़िए। बिल्कुल आने वाले समय में आपको अपने सपनों को साकार करना है और निश्चित रूप से वह साकार होगा। अगर निरंतर प्रयास करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, तो जरूर आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।